आज़ादी मार्च हुकूमत से आज़ादी की मंजिल पर दम लेगा। तो पाकिस्तान से प्यार है वो मौलाना के पीछे चलेगा। जीना होगा, मरना होगा, जीना होगा, जीना होगा। जब तक पीटीआई को इस अवाम का कॉन्फिडेंस रहेगा, कोई माइकल आलन को नहीं निकाल सकता। जी हाँ, ये तो मानना पड़ेगा ही कि हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह, और मकसद ये कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी कायदीन में जो सफ़े अव्वल में हैं, सबसे ज़्यादा मैच्योर्ड जहाँ दीदा हज़रत मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च के लिए वो फ़िज़ा पैदा कर दी है कि न सिर्फ इससे इस्लामाबाद धमक रहा है बल्कि सारा मुल्क। और जब भी कोई लॉन्ग मार्च होता है या कोई तहरीक चलती है तो लोग एम्पायरों की जानिब देखने लगते हैं। और मौलाना को ये बात भी इसकी भी दाद देनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसी मरकज़ी सियासी जमातें जो इस वक्त बराह रास्त विक्टिम हैं हुकूमत का और नैब का और करप्शन में धसी हुई हैं और जेलों के अंदर हैं, उनकी क़यादत का तो बड़ा अपोलोजेटिक यानी जो रवैया है वो अभी तक कंप्रोमाइजिंग है। कुछ लोग कहते हैं अभी भी वो कोई बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन हज़रत मौलाना फजल रहमान, उनकी जमात और उन्होंने जिस पैमाने पर तैयारियां की हैं, जो हिदायतनामा दिया है अपने कारकुनों और हामियों को, और उसमें जो जुज़ियात रखी हैं, यानी ये तक कहा है कि जब आप मार्च के लिए निकलें तो अपने साथ मोबाइल फ़ोन भी रखें, उसके साथ बैटरी भी रखें, अपने साथ बिस्तरा भी रखें, अपने साथ छतरी भी रखें, और ज़िले जमातों को कहा गया है कि उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करें। और फिर आप मौलाना फजल रहमान साहब की हिकमत अमली, जिनको मैं उनको कहूँगा कि जो सियासी तौर पर जो उनकी जो मैच्योरिटी है वो ये कि उन्होंने उसका आगाज़ अपने आबाए गांव डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खां या पेशावर से नहीं किया बल्कि सक्खर से किया, क्योंकि जहाँ उनके देरीना दोस्त, हामी और एक हद तक सरप्रस्त भी आसिफ अली जरदारी की हुकूमत है। तो सक्खर से जब सब मार्च चलेगा कम से कम पंजाब की सरहद सादिकाबाद तक तो ज़रूर पहुँच जाएगा, और वाकई उस वक्त तक एक ठाटे मारता समंदर और जो मदारिस वहाँ पे मौजूद हैं वो उसमें शामिल होकर मंजर पेश कर रहे होंगे। इस एतबार से जैसे मैंने कहा कि 10-11 दिन रहते हैं, लेकिन मौलाना के मार्च की धमक सारे मुल्क में सुनाई दे रही है। और फिर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ जो पास में खुद धरना दे चुकी है, खुद जो है इस्लामाबाद में उन्होंने हफ्तों महीने गुजारे हैं, वो क्यों इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे कि मौलाना भी जो है उसी एहतमाम से जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हो और बैठें, और अगर पुरअमन रहें तो उन्हें बैठे रहने दें। लेकिन उनके जो माशाअल्लाह वज़ीर दाखिला हैं वो वही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही थी। एक अरसे बाद आए हैं, लेकिन हाफिज़ हुसैन अहमद, अगर मैं ये कहूँ कि हज़रत मौलाना फजल रहमान के बाद जमीयत उलमा इस्लाम के दूसरे सफ़े अव्वल के बड़े रहनुमा हैं तो गलत नहीं कि मेरा तो खैर उनसे वास्ता जो है कोई 15-16 साल से जब ये आगाज़ हुआ था। फिर अजमल खां वज़ीर तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, और फिर मैंने इनामुल्लाह खटक को जो हमारे नुमाइंदा हैं डॉन के और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर, उनको जहमत दूँ और ये मालूम करूँ कि जो 27 अक्टूबर को तो खैर मौलाना ने कहा था, लेकिन असल वो मार्च उनका होगा 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद की जानिब। धरना होगा, धावा होगा, क्या होगा, इस सब पर गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आज़ादी मार्च हुकूमत से आज़ादी की मंजिल पर दम लेगा। तो पाकिस्तान से प्यार है वो मौलाना के पीछे चलेगा। जीना होगा, मरना होगा, जीना होगा, जीना होगा। जब तक पीटीआई को इस अवाम का कॉन्फिडेंस रहेगा, कोई माइकल आलन को नहीं निकाल सकता। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है, और मैं बहरहाल इस बात का क्रेडिट दे रहा था
कि खैबर पख्तूनख्वा या दीगर सूबों में जो इलेक्शन हुआ जुलाई 18 का, उसमें हज़रत मौलाना फजल रहमान की जमात कामयाब हो या ना हो, लेकिन आप देखें कि साल ही भर में उन्होंने एक ऐसी तहरीक खड़ी कर दी है हुकूमत के सामने कि जिसकी धमक सारे मुल्क पर सुनाई दे रही है। यानी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके पीछे खड़े पर मजबूर हो गई हैं। मुझे खुशी है कि एक अरसे बाद मैं अपने मौलाना हज़रत हाफिज़ हुसैन अहमद साहब से मिल रहा हूँ। मरकज़ी रहनुमा हैं और अजमल खां वज़ीर तर्जुमान हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, फिर इनाम खट्टक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और जब मैं इधर खैबर पख्तूनख्वा पे गुफ्तगू करता हूँ तो इनसे इसलिए रहनुमाई ले लेता हूँ। वो कहेंगे अरे भाई आप यहाँ कराची में बैठे हैं, आप बरेलवियों वगैरह को क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है। तो हाफिज़ साहब आपसे तो मैंने कहा ना एक अरसे बाद न्याज़बंदी हासिल हो रही है, वरना याद है जब नया नया टेलीविज़न शुरू हुआ था और अफ़गान वॉर अपने ज़ोरों पे थी और हमारे आप पे गुफ्तगू होती थी उस वक्त की सियासत से, आज फिर एक बार जो है जमात उलमा इस्लाम जो है वो मरकज़ बनी हुई है सियासी भूचाल और बहरान का। तो क्या ये आप समझ रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च जिसको पहले आपने कहा था 27 अक्टूबर को चलेगा, अब आप 31 अक्टूबर तक ले गए, फिर आपने जगह भी जो है वो हमारे पीपल्स पार्टी के हुकूमत के शहर सक्कर से जो आपने मार्च का आगाज़ किया, अपने आबाई गढ़ जिसको मैं कहता हूँ कोयटा या पेशावर से नहीं, इसमें क्या हिकमत ली है हज़रत हाफिज़ हुसैन अहमद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुजाहिद भाई। गुजारिश ये है कि पहले तो मैं ये वजाहत करूं कि हमने कोई तारीख़ अभी तक तो नहीं बदली है। इंशाअल्लाह इस आज़ादी मार्च के हवाले से तारीख़ भी बदलेगी और कुछ और भी तब्दीलियाँ होंगी इंशाअल्लाह। असल में 27 तारीख़ हमने मुकर्रर की थी और अब भी 27 तारीख़ ही हमारी मुकर्रर है। असल में कन्फ्यूज़न शायद इसलिए पैदा हुई कि मौलाना फजल रहमान साहब ने वहाँ पर मीडिया से बात करते हुए फरमाया था कि 27 को हम कश्मीर के यौम स्याह के हवाले से उनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे और तमाम मुल्क में हमारे जितने भी ओहदेदार हैं, यूनिट है, वोटर है, बई ख्वाह हैं, आवाम है, वो निकलेंगे मैदान में। लेकिन चूँकि मुजाहिद भाई बात यह है कि जिस तरह सक्कर से बात की आपने, इसी तरह कोयटा, दालबंदीन, चागी, मकरान, बहुत दूर दराज इलाके हैं, गिलगित और अंदरूनी सिंध, वहाँ से जब लोग निकलेंगे तो जाहिर है कि फ़ौरी तौर पर पहुँचना मुश्किल होगा। तो 27 को यौम स्याह मनाते हुए ये रुख करेंगे इस्लामाबाद का। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर जो कुर्ब जवार के हैं वो पहले पहुंच जाएंगे तो वो इस्लामाबाद से बाहर ही पड़ाव रखेंगे जब तक कि तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं और 31 तारीख़ को बैक वक़्त तमाम जो है इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। इसलिए कोई तारीख़ नहीं बदली गई है बल्कि तारीख़ की तफसील दी गई है कि किस तरीके से नहीं, लेकिन हाफिज़ साहब ये है ना कि आप सक्कर से ये कहा जा रहा है इसलिए शुरू करेंगे कि वहाँ जैसे मैंने कहा, और अच्छी बात है तमाम सूबे आपके और माशाल्लाह वहाँ भी बड़ा आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि आप सक्कर से सादिकाबाद तक 2-3 दिन में पहुँचेंगे। ये पेशावर से आगाज़ क्यों नहीं हुआ, कोयटा से क्यों नहीं हुआ जो आपका गढ़ है, ये समझा जाता है एक सियासी हवाले से, ताकि आप ये सेफ आपको जगह मिल जाए कि कम से कम अब 48 घंटे तक वहाँ पंजाब में धमक देने लगें, वरना तो पेशावर में तो उड़ते ही गिरफ्तार हो जाते ना, आप उड़ने ना पाई थे कि गिरफ्तार हो गए, वो जो वाली बात है। हाफिज़ साहब। मुजाहिद साहब, गुजारिश ये है कि तमाम मुल्क के तमाम हमारे तंजीमें, तमाम यूनिट, सूबा बलूचिस्तान वालों का इसरार था कि मौलाना साहब यहाँ से कदम रंजा फरमाए इस्लामाबाद की तरफ ताकि ये एजाज़ हमें हासिल हो। इस तरह डेर इस्माइल ख़ान वालों का इसरार था, सूबा सरहद का था, फाटा वालों ने कहा कि वहाँ से आ जाएं, इस तरह लाहौर से भी लोगों ने कहा। इसलिए इस सोच विचार के बाद हमने एक दरमियानी रास्ता लिया है और जो सक्कर है वहाँ से हम इसलिए रवाना हो रहे हैं कि हम अगर चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, और अगर बिल्कुल सही है कि वो हमारे साथ हैं, तो उन्होंने भी इसरार किया था जमातों ने। इन तमाम तर वजूहात की बिना पर जमात ने तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए वो पहलू जो हमें हमारे जहन में नहीं आई थी, जो आज आपने बताई
जज़ाकल्लाह। लेकिन हमने दीगर पहलुओं को गौर करते हुए इसको इसलिए मंजूर किया ताकि दरमियानी इलाके से हो और किसी को शिकवा न हो। ठीक है हाफिज साहब, मैं ख्याल है खटक, इनामुल्लाह खटक, मैं तुम्हारे साथ बाद में आऊँगा, ज़रा मैं तुम्हें एम्पायर रख लेता हूँ। इन दोनों जो पार्टियों के जो तर्जुमान जो हैं या बड़े सीनियर लोग हैं, ये अपनी बात कर दें। तो अजमल खां वजीर जैसे मैंने ऐसी लाइटर वे में कहा था नहीं मुजाहिद बरेली साहब, नहीं कोई और नाम दे दे हमारे भाई को, रेफरी कह दे एम्पायर, बड़ा अजीब लगता है। नहीं तो अजमल खान ये बताइए कि मैंने ऐसे ही कहा कि भाई सक्कर से क्यों शुरू कर रहे हैं, यानी और पिशावर से करना चाहिए। फिर एक बात ये है कि जब इमरान खान साहब और आपकी जमात धरना दे तो दुरुस्त, और अगर मौलाना बाहर निकल के आ रहे हैं तो गलत। यानी अगर उस वक्त भी तो आपकी पार्टी जब धरने पर इसलिए आई थी कि आप शिकस्त हो गई थी। अभी भी अगर जमीयत इस्लामी कहती है कि इलेक्शन में वो वोट छीने गए उनके और वो एक पुरअमन मार्च कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं, तो जो रवैया इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत का नज़र आ रहा है, माजरत के साथ ये तो बड़ा गैर जमहूरी सा लग रहा है। आपके वजीर वही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो उस ज़माने में जो दीगर पार्टियों के तर्जुमान इस्तेमाल करते थे। अजमल खां वजीर साहब जी देखिए मुजाहिद बरेली साहब, जब आपने ये कहा कि जब हमने जब किया था, जब हमने धरना किया था, तो उस वक़्त इमरान खान साहब ने 4 हलकों की बात की थी और उसी के ऊपर हमारा स्टैंड था कि अगर 4 हलके वो खोल लेते तो हमने तो फिर उस पर टाइम भी दिया था, खान साहब ने उनको टाइम भी दिया था कि 4 हलके खोल ले जहाँ पे, और फिर उसके बाद हमने ये धरना शुरू कर दिया और फिर उसके ऊपर आपके सामने है जो भी हुआ आगे। अब इनका मसला यह है कि इन्होंने पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी अगर किसी को इलेक्शन के ऊपर है आए ऑडिट कराते हैं, कमीशन कमेटी बनाते हो, जो भी आप चाहते हो हम करने के लिए तैयार है, हम भागने वाले नहीं है ना हम आपको। लेकिन इन्होंने उस वक्त कुछ नहीं किया। जब हमें यह हुकूमत मिली, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वजीर आजम बने, तो हमारे पास 2 हफ्ते की रिजर्व रह गए थे। यह मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा था। इमरान खान साहब ने इस मुल्क को उठाया, जो इदारों को तबाह बर्बाद किया था, 24,000 अरब रुपए के कर्जे इन्होंने लिए थे, उन चीजों से निकलकर जब अब मुल्क को पटरी पे लगा दिया दिन रात काम करके। और उसका सबसे बड़ा यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गए जनरल असेंबली में, उसने दुनिया के आंखों में आंखें डालकर जो बात की है कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर आजम ने यह स्टैंड दुनिया के सामने नहीं लिया। जो मोदी की असलियत थी वो दुनिया को बता दी। जो कश्मीर में आप इनके मार्च के क्यों मुखालिफ हैं? आप इनके मार्च के क्यों मुखालिफ हैं? मार्च करने की बात आपको मार्च क्यों नहीं करने दे अगर पुरअमन है? हम ये देखे हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि टाइमिंग आप देखें। आप उस टाइम पे ये कर रहे हैं कि जिस वक्त मुल्क में वहां पे कश्मीर में जो सूरत हाल है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब जनरल असेंबली में नामुस रसालत से बात करते हैं और जब वो कश्मीर पे बात करते हैं, जब वो इस्लाम पे बात करते हैं, जब वो पाकिस्तान पे बात करते हैं, उस वक्त आपके पेट में मरोड़ शुरू हो गया और आपने कहा जी हम पाकिस्तान को, और इनके बहुत सारे आप देखें इनके स्टेटमेंट, हम पाकिस्तान को मैदान जंग बना देंगे। ये वाला रवैया, ये वाली चीजें जब रेड गवर्नमेंट की चैलेंज होगी उस पर हम बिल्कुल एक्शन लेंगे और उस मुल्क को जो बामुश्किल तरीके से बड़े तकलीफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक पटरी पे माशी तौर पे चढ़ाया, उसके लिए अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे जो कि वो उसका फायदा बैरूनी ताकतों को या मोदी जैसे हिटलर को होगा, तो हम डेफिनेटली उसके खिलाफ बात भी करेंगे, रिएक्शन भी करेंगे। ठीक है। अच्छा इनामुल्लाह खटक साहब, ये नहीं हो इस्लामाबाद में आप बैठे हैं तो इस वक्त आप जरा इस्लामाबाद के जो है वो उस इन्फ्लुएंस में आकर बात करें। ये दोनों आपने मौक़िफ़ सुने, आपके ख्याल में एक तो ये है कि ये वाकई जो जमीयत उलमा इस्लाम का या मौलाना का मार्च है उससे हुकूमत कुछ गैर मामूली तौर पर ज़्यादा कुछ बुखलाहट का शिकार हो गई है, कुछ ओवर रिएक्ट कर रही है, या आप समझ रहे हैं कि नहीं ये जो मिलियन तो छोड़िए और इसीलिए वो सक्कर से आ रहे हैं, रास्ते में रोक लिए जाएंगे। लेकिन आप कितना ये समझते हैं कि ये मार्च जो है वो अगर 31 अक्टूबर तक इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने लगा तो वो हुकूमत के हिलाने गिराने की बात नहीं कर रहा का साबित होगा? इनामुल्लाह खटक।
जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, ये एक हकीकत है कि हुकूमत अब घबराहट का शिकार हो गई है, और घबराहट का शिकार का मतलब है सेंसिटिव हो गई है। कल जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मीटिंग हुई है अपने पार्टी तर्जुमान के साथ, तो उन्होंने जिसमें अजमल खान वज़ीर साहब भी शामिल थे मेरे ज़राए के मुताबिक, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनको एक फ्री विल दिया है कि आप मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद ना करें, बल्कि मौलाना साहब को अप्रोच करें। तो ये पहली बार है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस सेंसिटिविटी को महसूस किया है कि उन्होंने अपने तर्जुमानों को यह हिदायत की है कि आप मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ आउटरीच करें। तो ये इससे एक हकीकत का अंदाज़ा लगता है कि बुनियादी तौर पर जो मार्च है वो हुकूमत के लिए अगर खतरे की बात नहीं है तो कम से कम डिस्टर्बेंस जरूर होगी। फिर ये कहना कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास तादाद नहीं है वर्करों की, यह भी गलत है। मौलाना फजल रहमान साहब जो रीसेंट फाटा में इलेक्शन हुए थे उसमें इमरान खान के तहरीके इंसाफ के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक मौलाना फजल रहमान की पार्टी का ही है, जिससे साबित होता है कि मौलाना साहब के पास अगर विनिंग वोटर नहीं है तो कम से कम एहतजाज के लिए अच्छा खासा वोटर मौजूद है। फिर लेकिन मुजाहिद साहब, एक कंफ्यूजन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वर्करों को, क्योंकि उनको कोई क्लियर स्टांस नहीं दिया जा रहा। जैसे आज जो PMLN की मीटिंग थी उसमें यह कहा गया कि मौलाना फजल रहमान के 27 मार्च के में जो चलने की वो बात है, यानी हम शामिल हो जाएंगे लेकिन धरने में मुस्लिम लीग नून का वर्कर नहीं होगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुस्लिम लीग नून 27 मार्च की हद तक तो है मौलाना फजल रहमान के साथ, उसके बाद मौलाना फजल रहमान अकेले ही ये जंग लड़ेंगे। फिर ये एक कंफ्यूजन और भी है कि जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़ियादत जेल में है तो मौलाना साहब को ही धरने की क्या जरूरत पड़ी? अगर धरने की जरूरत है तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को है। फिर मुजाहिद साहब, जो सबसे बड़े पति की बात है वो ये कि मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन आजमा चुकी है जब पार्लियामेंट के अंदर सादिक संजरानी पर अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसमें मौलाना साहब को मशवरा दिया गया कि सादिक संजरानी के खिलाफ आप इन हाउस चेंज ना लेके आए, लेकिन मौलाना साहब बज़िद थे और फिर आपने नतीजा देख लिया कि तमाम कंबाइंड अपोजिशन एक सादिक संजरानी जिनके पास बज़ाहिर 67 वोट की बरतरी हासिल थी, मौलाना सादिक संजरानी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो ये अब मौलाना फजल रहमान साहब पार्लियामेंट के बाहर अपना जोर बाजू आजमा रहे हैं। अब देखते हैं, चूंकि आपने मुझे एक रोल दिया है एम्पायर का, तो मैं फिर वही बात करूंगा कि पार्लियामेंट के अंदर मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है आप एम्पायरी में थोड़ी कुछ डंडी वंडी मार रहे हैं और जो है वो जो अगर मैं चेक कर लूंगा। और हाफिज हुसैन साहब जो आपसे ज्यादा आपको पता है बड़े जो है ना जो टिपिक इनको आप सियासतदानों की ये उस पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं जो मजहबी से ज्यादा सियासी जोड़ तोड़ में माहिर हैं। ब्रेक के बाद आऊंगा तो फिर हाफिज साहब और अजमल वजीर खान साहब आऊंगा। हाँ ना, आप एम्पायर ही रहेंगे मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आज़ादी मार्च हुकूमत से आज़ादी की मंजिल पर दम लेगा। तो पाकिस्तान से प्यार है वो मौलाना के पीछे चलेगा। जीना होगा, मरना होगा, जीना होगा, जीना होगा। जब तक PTI को इस अवाम का कॉन्फिडेंस रहेगा कोई माइकल आलन को नहीं निकाल सकता। जी, इससे पहले कि मैं हाफिज साहब आपकी तरफ कहते अजमल खान वज़ीर, आप गवर्नमेंट में हैं और हम आमतौर पर हुकूमतें महाजराई नहीं चाहती, बद से बदतर मुखालिफ के साथ वो मुज़ाकरात करती हैं। आखिर आप क्या ऐसे उनके अगर मुतालबे हैं जिसके लिए PTI की चाहे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत क्यों नहीं एक कमेटी मुज़ाकरात के लिए भेजती? भाई क्या उनके मुतालबे हैं, आप डिस्कस करें, आप उनसे पूछें आप क्या चाहते हैं। तो ये तो यानी हुकूमत में रहकर आप अपोजिशन का किरदार क्यों अदा कर रहे हैं? आप तो जब हुकूमत में हो तो उसका ये फ़र्ज़ होता है कि अपोजिशन में चाहे किसी भी किस्म की हो उससे बात की जाए। अभी खटक साहब इशारा कर रहे थे कि शायद खान साहब ने इशारा दिया है, तो क्या आप बातचीत के लिए मुज़ाकरात के लिए अगर चले भी जाएं क्या डेरा इस्माइल खान या हाफिज साहब के पास अजमल खान? देखिए मुजाहिद साहब, पहली बात तो यह है कि जो इनाम खटक साहब ने कहा, ये जो इन्होंने स्पेशली जो बात की है
फजल रहमान के हवाले से कि जी उनके साथ प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की बात की है कि उसको अप्रोच किया जाए, ये उस मीटिंग में बिल्कुल इस बात को डिस्कस नहीं किया गया। वैसे तो डेफिनेटली मीटिंग हुई है तर्जुमानों की, लेकिन अप्रोच वाली जो बात है उससे को मैं डिनाई कर रहा हूँ, इस तरह कोई बात नहीं। अच्छा, सेकंड बात ये है कि जो आप कर रहे हैं, देखिए जो आप कह रहे हैं ये पॉलिटिकली तौर पर या जमहूरी, हम जमहूरी लोग हैं, हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है या बिल्कुल जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन हम साथ ये कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़ियादतों का जो एक टेका है, यानी उर्दू में उसको टेका कहते हैं, अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ये जो जीआई वालों ने लिया हुआ है कि हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आप करेंगे, क्योंकि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो 24,000 अरब रुपए जो इस मुल्क के लुटे गए, और फिर जब हम ये पूछते हैं कि आप ये बताएं कि आपका मसला क्या है, एजेंडा क्या है, इस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल में है। मैंने पहले जैसे आपको जिक्र किया कश्मीर के हवाले से आप देखें, फिर आप जो मुल्क की जो माशी सूरत हाल जो पिछले 2 हुकूमतों ने मुल्क को जिस नहज पे पहुंचाया उसको किसी तरीके से हमने पटरी पे चढ़ाया, इस वक्त वो क्यों कर रहे हैं? जब बात आती है तो ये इस्लाम का नाम यूज करते हैं। मैंने आपको बताया, पहले भी आपको बताया कि इस्लाम के हवाले से, नामूसे रसालत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो जनरल असेंबली में बात की है, कश्मीर के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, वो पाकिस्तान की कोई लीडर या दुनिया में किसी ने इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंखों में आंखें डालकर नहीं किया। अच्छा, मैं यही तो पूछ रहा हूं कि किस बात पे इनसे बात की जाए। ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है जी हम हुकूमतों को उड़ा देंगे। भाई क्यों, किस बात पे? आपको इलेक्शन पे एतराज है, आए उसके ऊपर बात करनी है तो करें, ठीक है। अच्छा, अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट क्यों बताएं भाई? हम इमरान खान साहब को नहीं मानते, तो मैंने कल भी कहा था कि ये खाला जी का घर नहीं है कि ये जो समझे वही करेंगे। नहीं, लेकिन अगर इनका पीपल्स पार्टी और नूनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको क्यों बताया मुखालिफ, ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा दें कि आप उसमें बकल हो जाएं? हाफिज साहब और इनकी जमात और मौलाना साहब इतने भी भोले भाले नहीं, वो तो खुद, और आप मैं वो नहीं कह रहा हूं, बताएं मंजूर, वो तो खुद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। चले मैं हाफिज साहब, हाँ हाफिज साहब ये तो कह रहे हैं ये तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप पूरा कर रहे हैं हाफिज साहब, यानी आपका मतलब ये आपकी जमात। जी देखिए, अजमल भाई तो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट किसी और पार्टी के साथ था अपना, उससे पहले किसी और पार्टी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा, आज ये तहरीक इंसाफ के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों पहले कोई नहीं था, एक पार्टी के साथ था। ऐसी बात है नहीं, होता है सियासत में, हाफिज साहब ये चलता है ना। देखिए बात सुने, अजमल बात सुने, मैंने बड़ी तसल्ली से आप देखिए, आप हाफिज साहब आप गलत बयानी से आप काम बिल्कुल नहीं लेंगे। आप मुझे एक अगर ये साबित कर दे कि मेरा उससे पहले, उस पार्टी से पहले किस जुमात से मैं सियासत से अभी रिजाइन दे दूंगा, अगर आपने ये साबित कर दिया। आप इतने ये किस तरह की बातें तो न करें ना, हवाई बातें तो न करें। नहीं, आपको मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि आपको तो खुद मौलाना फजल रहमान ने दीवार के साथ लगाया हुआ है पिछले 10 सालों से। वजीर साहब आप बात तो सुन लेना, मैं ये बात तो कर ही नहीं रहा हूं। नहीं अभी तक बात सुन, वजीर साहब आपके पार्टी के अंदर इख्तिलाफात का मुझे आपसे ज्यादा पता है यार। वजीर साहब बात, मैं वो बात कर ही नहीं रहा हूं। हाफिज वजीर बात सुने आप हाफिज साहब की। जी हाफिज साहब, सॉरी, पर्सनल अटैक और गलत बयान इजाजत है जी, इजाजत है जी। नहीं पर्सनल मैं कभी भी नहीं करूंगा। मेरी बात अजमल भाई, आपने ऑन द रिकॉर्ड अभी उठाकर देख लें, फिर इसके बाद भी चलाएं फुटेज। इन्होंने कहा एक जगह से मैं आया हूँ, यानी एक जगह से तो उन्होंने इतराफ़ कर लिया ना। अगर ज़्यादा जगह आपने कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिल सका, मैं माजरत ख्वाह हूँ, बिल्कुल मानते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्टर आप ठहरे या नहीं ठहरे, आपने इतराफ़ कर लिया। बिल्कुल जैसे आप लोगों ने पीपल्स पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप मेरी बात आप मेरी बात के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। नहीं, पिछले 18 साल से आप लोगों ने हर हुकूमत का साथ दिया। अजमल खान नहीं है, बात तो सुन, अजमल खान नहीं, अजमल खान आपकी बात हो गई, इनकी बात बारी आ जाती है तो फिर इनको आप लोग की पीपल्स पार्टी के साथ। अजमल खान बात सुने, देखिए अजमल खान आप बात सुने के साथ। अच्छा हाफिज साहब आपका एजेंडा क्या है, आप चाहते क्या है? मेरी बात सुनेंगे। मैं एजेंडे की बात नहीं, अच्छा आप एजेंडा बता दें। नहीं
जी हाफिज साहब। अजमल भाई, आप ज़रा चुरी थले देखिए, अगर जब आप बात करते हैं फिर आप अपने अंदर वो तहम्मुल भी देखें कि किसी और का भी जवाब सुने। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हमने क्यों दिया, हमने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन मैंने हम इलेक्शन हुए थे 25 जुलाई को, 26 जुलाई को JUI का मौक़िफ़ आप उससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। हमने वाज़े तौर पे 26 जुलाई को कहा ये जुल्लू इलेक्शन है और इसमें बाकायदा तौर पर धांधली की गई है और 6 बजे तक बिल्कुल फेयर इलेक्शन होते रहे। उसके बाद जो फोर्सेस थे वो पोलिंग स्टेशनों में अंदर घुस के हमारे एजेंटों को नहीं, हर पार्टी के एजेंटों को निकाला। 12 से लेकर 36 घंटे तक वो उनके कब्ज़े में रहे। हम खुद गए, मैं खुद कैंडिडेट था, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा, कैंडिडेट को नहीं छोड़ा। उसके बाद आपने देखा खुद इलेक्शन कमीशन ने यह इतराफ़ किया कि 95% इलेक्शन फार्म नंबर 45 नहीं थे जिनमें रिज़ल्ट मुरतब होता था। ये तमाम बातें थे, लेकिन उस वक़्त जनाब जरदारी साहब, जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने मौलाना से दरख्वास्त की। हमारा मौक़िफ़ ये था कि तमाम जुल्लू इलेक्शन के हवाले से असम्बली में न जाए और उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाए। कल जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने, जब उनकी पेशी हो रही थी, उन्होंने अपनी इस गलती का भी इतराफ़ किया कि हमें कहा गया था और लेकिन हमने जमहूरियत के हवाले से हल्फ लेने को कहा और हम ममनून है कि मौलाना फजल रहमान ने JUI ने हमारी रिक्वेस्ट पर न चाहते हुए भी हमारा साथ दिया। दूसरी बात मैं अर्ज़ करूँगा कि जहाँ तक हमारे धरने का ताल्लुक़ है, हम पुरअमन तौर पर आना चाहते हैं और पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और हम एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि ख़ुद जनाब इमरान ख़ान साहब ने अगर 126 दिन धरना दिया है और उसने ख़ुद हमें दावत दी है ऑन द रिकॉर्ड कि मैं 4 महीने बैठा हूँ और आप 1 महीना आकर बैठे, मैं कंटेनर दूंगा, खाना दूंगा। आप हमें खाना भी नहीं चाहिए, अपनी ज़बान का पास रखें, हमें सिर्फ रास्ता दे दे, हम आकर बैठेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हम न किसी के ख़िलाफ़ गलत ज़बान इस्तेमाल करेंगे, न हम उनकी तरह सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेंगे, न पार्लियामेंट को। आपका पूरा आ गया। और हाफिज साहब, ये खाने वाने से इनकार मत करें। हुकूमत के बाद अगर खाना वाना है, उन्होंने बड़े लंगर खाने खोल दिए हैं, चाहे उससे मुस्तफीज क्यों ना हो आपके लोग। ये तो आवाम के लिए इन्होंने PTI के कारकुनों की गाली थोड़ी की है। बड़ा माशाल्लाह लंगर खाना, सैलानी, ये वो सब कुछ कर रहे हैं। खैर, ये तो मैं लाइटर में कह रहा था, लेकिन मैं सॉरी टू से वो अपने इनाम खटक आपके पास आता हूँ मैं ब्रेक के बाद, ताकि आपने जो हमारे दोनों मोहतरम मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, तो ये मैं मालूम करना चाहूँगा किस हद तक संजीदगी से ये मार्च को लिया जा रहा है, और अगर ये तसादुम का बाइस हुआ, खुदा ना करे, तो कितना तहरीक इंसाफ के हुकूमत के मुस्तकबिल के लिए ख़तरे का बाइस होगा। हमारे साथ आइएगा। हाफिज़ नज़ीर अहमद साहब, अजमल खान वज़ीर हमारे साथ हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। हमारे मोहतरम हाफिज़ हुसैन अहमद साहब बड़े सीनियर सीजन जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाए। ठीक है, कभी मौलाना तो हो सकता है नाराज़गी दोस्ती वोस्ती चलती रहो, लेकिन इनकी वाबस्तगी अपनी जमात से वाबस्ता रही। फिर तर्जुमान हमारे KP गवर्नमेंट के अजमल खान वज़ीर भी हैं। तो इनाम अल्लाह, ये बताइए कि आपने पास में भी जो मार्च हुए, धरने हुए, उसको आप देखते रहे, और अब कोई मेरे ख्याल 10-11 दिन रहते हैं, और इसमें आपको भी इल्म है कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट चाहे मजहबी हों, सियासी हों, उनमें और मुहर्रिकात और अवामिल भी अपना किरदार अदा करते हैं। और पीपल्स पार्टी का रवैया अपनी जगह, नून लीग का रवैया जा, तो आप ये समझ रहे हैं कि एक एतबार से कुछ लोग ये कहते हैं कि हज़रत मौलाना आउटसाइडर हैं, यानी इस्लामाबाद में उनका उतना बेस नहीं है, पंजाब में बेस नहीं है, ज़्यादा बेस KP और बलूचिस्तान में है। कितना वेलकम उन्हें मिलेगा? यानी वो आउटसाइडर तो नहीं समझे जाएंगे इस लॉन्ग मार्च में अगर वो इस्लामाबाद आए? इनामुल्लाह खटक। देखिए मुजाहिद साहब, इस बात से कोई इनकार नहीं कि मौलाना साहब के फॉलोअर्स हैं। मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया कि अगर आप इलेक्शन
का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मौलाना साहब की जो वोटिंग स्ट्रेंथ है वो ठीक है, मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फिर हम देखते हैं कि नजरियाती तौर पर रावलपिंडी उन शहरों में शुमार होता है जो जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और इसमें शक नहीं है कि रावलपिंडी चूंकि मुल्हिका जुड़वा शहर है इस्लामाबाद के साथ, वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद मौलाना फजल रहमान के लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगी। लेकिन सबसे जो असल सवाल है वो ये है कि मौलाना साहब ने कितने दिन यहां पर पड़ाव डालना है, तब जाके पता ही चलेगा कि क्या मौलाना साहब क्या उन्हें पड़ाव डालने के लिए आने दिया जाएगा? नहीं, क्या उन्हें आने दिया जाएगा? बिल्कुल, हुकूमत ने तो कहा है कि मौलाना साहब के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। ये अलग बात है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एक बयान आया, लेकिन उसके बाद कोई बयान नहीं आया। आप देख रहे हैं कि अजमल खान वजीर साहब बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई रुकावट का सामना नहीं होगा। फिर आपने खुद देखा कि जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होल्ड है वहां से ही जो मेजर कारवान है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा। तो अगर इजाजत मिली, मुजाहिद साहब, मुझे ये यकीन है मौलाना फजल रहमान को हम कई सालों से कवर कर रहे हैं, उनका वर्कर उनकी काल पर आता है, लेकिन सवाल ये है कि मौलाना साहब के मकासद क्या हैं, मौलाना साहब कितनी दिन यहां पर ठहरेंगे। और फिर आज जो मुस्लिम लीग नून की मीटिंग हुई है उसमें एक बात कम से कम वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून धरने के से मुताल्लिक डिवाइड का शिकार है। आज सेनेटर परवेज रशीद का बयान नहीं, खट्टर साहब उनके मकासद वादे हैं, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं अजमल खां वजीर के वो हुकूमत घर जाए, गांधी से ज्यादा है अजमल खां वजीर, वो तो चले इनका मौक़िफ़ है। लेकिन अगर मुझे क्योंकि ज़रा क्विक आपकी तरफ आना है, फिर हाफिज साहब की तरफ आना है कि सॉरी टू से मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या तहरीक इंसाफ जो खुद इन धरनों और मार्चों से गुजरी है इस तरह के हथकंडे तो इस्तेमाल नहीं करेगी? और सॉरी टू से कि आपको इल्म है कि पुलिस का अपना स्टाइल होता है, हमारे जो आपके वज़ीर दाखिला हैं वो भी पास के उन तमाम हथकंडे इस्तेमाल करते रहे हुकूमतों के दरमियान जो बहरहाल जमहूरी नहीं कहलाते। तो अगर मार्च हो रहा है, पुरअमन मार्च हो रहा है, लोग आ रहे हैं तो आने दीजिए ना अजमल खां वजीर। बिल्कुल जी अजमल खान बजाज साहब, जो बात है, जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने जो बात की है उस पर हम अभी भी स्टैंड कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने उसकी तशरीह के इन्होंने कहा था, इनके स्टेटमेंट आ रहे थे कि हम वरना पाकिस्तान को मैदान जंग बनाएंगे, तो हम वो मैदान जंग बनने नहीं देंगे। नंबर वन ये बिल्कुल, और दूसरा ये कि जिस तरीके से ये इनके लोगों को जिस तरीके से वो ट्रेनिंग दी जा रही है और वो मीडिया पे दिखा रहे हैं वो सारी चीज, देखिए वो वाली चीजें हम नहीं होने देंगे। हमने ये कहा कि जमहूरी तरीके से अगर कोई बात होगी जो जमहूरियत की बात होगी या जमहूरी के पहराए में होगी या उस चीज में होगी, उसमें हम बिल्कुल रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन अगर हमारी हुकूमत के रेट को चैलेंज किया जाएगा उसमें हम बिल्कुल एक्शन करेंगे। वैसे उनका हक है, वो अपना हक करें। लेकिन मैं एक बात और आपको वाजे करूं, अभी बात जो अभी उस हाफिज हुसैन अहमद साहब ने किया, मुझे बताए पिछले 18 साल से हमारी हुकूमत के अलावा तो हमेशा से जमीयत उलमा इस्लाम जो हर हुकूमत का हिस्सा रही है, कभी 2 मिनिस्ट्रियों पे, कभी 3 मिनिस्ट्रियों पे, वहां पे तो इनके नजरियात किधर चले जाते हैं। वहां पे कभी पीपल्स पार्टी के खिलाफ होते हैं, फिर जब हुकूमत होती है फ्रंट सीट पे ये बैठे होते हैं। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होते हैं, जब उनकी हुकूमत आ जाती है फ्रंट सीट पे ये होते हैं। मुशर्रफ के वक्त इन्होंने पहले उस मुशर्रफ के सारे जितने भी वो थे, आपने एक ऐसा मौजू छोड़ दिया कि फिर हाफिज साहब को मैं वक्त नहीं दे सकूंगा। नहीं अजमल खान मेरे भाई साहब के ये फिर कैसे कह सकते हैं बोलने हाफिज साहब दूसरे पे करते अपने गिरबान में देकर एक लाइन में, क्योंकि मुझे कंक्लूड कराना है। हाफिज साहब जो ये चले पास छोड़े, लेकिन आपको यकीन है तारीख में कोई तब्दीली नहीं होगी। 27 अक्टूबर को मार्च होगा, 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दाखिल होगा, पुरअमन होगा, 50 दिन 100 दिन हुकूमत के जाने तक बैठे रहेंगे। हाफिज साहब बिल्कुल स्पेसिफिक। मुजाहिद भाई, मैं तो कोशिश करता हूँ कि ऐसी ज़बान इस्तेमाल न करूँ, लेकिन थोड़ा सा अजमल भाई को तड़का लगाना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो बात की है हमने वाज़े तौर पर किया, हर चैनल पे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरे साथी अर्ज़ कर रहे हैं कि हमारा पुरअमन मुज़ाहिरा मार्च होगा, आज़ादी मार्च होगा। जब आप सवाल करते हैं जिस तरह अभी आपने किया, अगर उन्होंने आने नहीं दिया, जहाँ वो हमें रोकेंगे तो हम वहीं बैठे रहेंगे।
धरना अगर ये चाहते हैं कि हमें रोके तो धरना हो जाएगा। वो हमें सक्कर रोके, वो हमें कोयटा रोके, वो हमें किसी जगह रोके, हम उसी तरीके से बैठेंगे। फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे होगी। दूसरी बात मैं अर्ज़ करूँगा मुख्तसरन कि हमारे पूरे एजेंडे में न नवाज शरीफ की रिहाई की बात है, न जनाब जरदारी साहब की रिहाई की बात है। ये खुद कहते हैं कि जी वो तो नैब का मसला है, हमसे पहले ही कहा है। जनाब हाफिज साहब, माजरत के साथ एक अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई, लेकिन कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूं कि कैमरे के पीछे वक्त इतना कम है। सॉरी टू से, माजरत के साथ बड़े मोहतरम मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए डॉन न्यूज़ से इजाज़त लूं।